तो आज हम इस वीडियो में डायरिया डाइटरी मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मालूम होगा कि डायरिया सही मायनों में है क्या। ठीक है, बॉडी में डायरिया की वजह से किन न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, किस तरीके को इन कमियों को हमें पूरा करना है, और कितने तरीके के डायरिया होते हैं बच्चों में या बड़ों में या बूढ़ों में। ठीक है, इस चैप्टर में हम कंप्लीटली इसको पढ़ेंगे, डीपली इसे जानेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो जो अब हम शुरू कर रहे हैं वो है बच्चों का डायरिया। ठीक है, डायरिया 11 महीने के बच्चों में डायरिया ज़्यादा देखा गया है और डायरिया की वजह से ज़्यादा बच्चों की मौत होती है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ बता रखा है, द सेकेंड लीडिंग किलर ऑफ अ यंग चिल्ड्रन ग्लोबली आफ्टर निमोनिया। निमोनिया के बाद सेकंड ऐसी ये बीमारी है, इसको डिजीज़ तो नहीं बोल सकते, जो कि 11 महीने के बच्चों में ज़्यादा देखी गई है, और दूसरी इंडिया की ऐसी बीमारी है जो कि बच्चों को सबसे ज़्यादा ये मारती है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें इट इंक्रीज आर रिस्पॉन्सेज ऑफ अ बाउल टू, ये किस किस किन किन वजहों से मतलब हमारी बॉडी में हो सकता है। देखिए, पहला ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है हमारी बॉडी में, कि मतलब कोई फूड लिया या कुछ लिया उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया या कोई कुछ हमारे बॉडी में चला गया, ऐसे पेट में कोई ऐसी चीज़ चली गई जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनकी वजह से आपको इसका सामना करना पड़ सकता है, आपके पेशेंट को दवाइयों की वजह से। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि आयरन की टैबलेट्स जब देते हैं, सप्लीमेंट्स, तो क्या होता है कि किसी किसी को डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। ठीक है, इसके अलावा फूड, जैसे कि मैंने बताया, बिना धोए या कोई फ्रूट खा लिया, मतलब गंदगी से बनाया हुआ बाहर का खाना खा लिया, फूड की वजह से भी यहाँ पे डायरिया देखा जा सकता है। या कोई डिजीज़ है, ठीक है, डिजीज़ की वजह से भी डायरिया हो सकता है। और आपको इसमें और आगे आप पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं 3 तरीके के डायरिया, जिनकी जो कि हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से होते हैं, जिनकी अलग अलग ट्रीटमेंट है, जिनका अलग अलग डाइट है, और किस वजह से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला डायरिया है एक्यूट वाटर डायरिया। एक्यूट वाटर डायरिया में होता क्या है कि बहुत जल्दी जल्दी आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, या आपके पेशेंट को वॉशरूम जाना पड़ता है। ठीक है, एक्यूट वाटरी डायरिया में। और देखिए, इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसके अंदर वाटरी स्टूल होता है विदाउट ब्लड। ठीक है, इसके अंदर देखो, एक्यूट वाटर डायरिया में क्या होता है, जो डायरिया है, वो जो स्टूल है वो जल्दी जल्दी आता है। ठीक है, और इसके अलावा वाटरी स्टूल होता है विदाउट ब्लड, इसके अंदर ब्लड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर वॉमिटिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, फीवर भी हो भी सकता है और इसके अंदर नहीं भी हो सकता, लेकिन अक्सर इसमें फीवर हो जाता है। ठीक है, और ये कितने दिन तक के लिए रह सकता है हमारी बॉडी में, ये प्रॉब्लम हमें 3 से 7 दिन तक हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये प्रॉब्लम 14 दिनों से ज़्यादा हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वो कहलाया जाएगा परसिस्टेंट डायरिया। ठीक है, जो परसिस्टेंट डायरिया है, मतलब स्ट्रॉन्ग डायरिया कह सकते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग डायरिया है, ये आपको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। उसको क्या बोलेंगे, गार्डियाजिस। ठीक है, गार्डियाजिस बोलेंगे, जो कि इन्फेक्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है SI, इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से दे रखा है ताकि सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो आपको एक्यूट डायरिया समझ में आ गया होगा। मोटा मोटा आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ। इसके अंदर वाटरी स्टूल होता है, जल्दी जल्दी ये पास आउट होता है और विदाउट ब्लड होता है। इसके अंदर वोमिटिंग भी हो सकती है और फीवर भी हो जाता है अक्सर। ठीक है, ये सही होने में 3 से 7 दिन लेता है। अगर 3 से 7 दिन में ये सही नहीं होता, 14 दिन अगर हो गए हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग डायरिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो सकता है, और इसके लिए आपको आपके डॉक्टर से मिलना होता है, और इसके आपके जो इसके डाइट है उसको हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, और ये ज़्यादातर किसमें, ये हम अभी बच्चों वाला डायरिया देख रहे हैं। ठीक है, डायरिया इन चिल्ड्रन। ओके,
नाउ टॉक अबाउट डाइसेंट्री। डाइसेंट्री के बारे में आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि आपने आस पड़ोस में आपके घर में बच्चे हैं तो ये अक्सर बच्चों को हो जाता है कि पैचिस हो गई, ठीक है, पैचिस हो गई। और उसमें क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। इट इज़ द टर्म यूज फॉर द डायरिया विद विजिबल ब्लड। बच्चे के जो स्टूल है उसमें क्या ब्लड ब्लड आने लगता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आपको बच्चे को इसके अंदर फीवर होगा, और इसके अलावा बच्चे को टेनिसमस रहेगी। टेनिसमस होता है ऐठन पेट में, मतलब गुड़ गुड़ अजीब सा, जैसे आप समझ गए होंगे, ऐठन रहेगी, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसका नाम है शिगेला, ठीक है। शिगेला की वजह से ये होता है। शिगेला क्या है, शिगेला एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मतलब ये जो डाइसेंट्री है, मतलब पेचिस है, इसकी वजह से ये होती है। ओके, नाउ ये डेवलपिंग कंट्रीज में ये कॉमन है, ठीक है। और ये किस किस की वजह से हो सकता है, फूड की वजह से, पुअर सैनिटाइजेशन, मतलब जैसे साफ सफाई नहीं रखते ना वहाँ पर, ये हो सकता है जहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ये हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये डाइसेंट्री आपको समझ में आ गया होगा किसकी वजह से होता है, और ये आपको जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है इसका वो याद रखना पड़ेगा, एमएससी में भी ये पूछ लिया जाता है। ओके, हम पढ़ लेते हैं। थर्ड है ये क्रॉनिक डायरिया, ठीक है। क्रॉनिक डायरिया में इसमें क्या होता है, देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको बताती हूँ। क्रॉनिक डायरिया में क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग डायरिया है, ठीक है। डायरिया ये किसी बैक्टीरिया की वजह से नहीं हो रहा, और ये किसी गंदे फूड की वजह से नहीं हो रहा, ये हो रहा है कॉज बाय द सेंसिटिव, मतलब जो ग्लूटेन सेंसिटिव जो लोग हैं उनको हो सकता है ये इनहेरिटिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनका मतलब जो आप मेरा कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर पढ़ोगे ना, वहाँ पे मेटाबॉलिक का आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जिनको मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये क्रॉनिक डायरिया है। ओके, नाउ अब देख लेते हैं। यहाँ देखो एक्यूट डायरिया, जो कि हमने यहाँ पहले पढ़ा था, सॉरी, यहाँ हमने एक्यूट डायरिया यहाँ पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे वॉमिटिंग हो रही थी, यहाँ पे मतलब हो सकती है इसमें वॉमिटिंग। तो अब आप यहाँ पे देखिए, जो एक्यूट डायरिया है वो बच्चों में किन वजहों से हो सकता है। अब देखो, जब बच्चों को बहुत जल्दी खाना खिला देते हैं, मतलब जैसे अब जैसे 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 6 महीने से पहले ही बच्चे को अपना मतलब बाहर का चाय दे दी, या मतलब ब्रेड खिला दिए, कुछ भी खिला दिया, उसकी वजह से इन्फेंट में डाइजेस्टिव सिस्टम रेडी नहीं होता, और इसके उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतने एंजाइम सीक्रेट नहीं होते कि उसको फूड को डाइजेस्ट कर पाए, तो वहाँ डायरिया हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको एक्यूट डायरिया में बता रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा पुअर फूड हाइजीन, मतलब गंदगी की वजह से हो सकता है। इम्प्रॉपर हैंडल फूड कॉज बाय द इन्फेक्शियस डायरिया, ओके। जो ये एक्यूट डायरिया है ना, आप चाहो तो इस एक्यूट डायरिया को यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं इसके बाद, ठीक है। आपको छोटी सी मतलब आपको मैं बता देती हूँ, जैसे फूड इंटॉलरेंस होते हैं उनको डायरिया हो सकता है। 30 to 40% जो डायरिया होता है वो वायरस की वजह से होता है, जो कि रोटा वायरस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन है ये, ठीक है। 50% बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो हमने करी 3 मेन जो डायरिया थे उनके बारे में, हम एक्यूट डायरिया, और दूसरा था हमारा डाइसेंट्री जिसके बारे में हमने पढ़ा। और जो थर्ड था वो है क्रॉनिक डायरिया, ठीक है। इनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब आपको एक डायरिया और है, ओके। अब आप देख लेते हैं ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया में होता क्या है, इसमें जो स्टूल पास है वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें है एसिडिक स्टूल होता है, इसके अंदर जो स्टूल जो पास आउट होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, जिसकी वजह से बच्चे को पेट में जलन और एनल में उसको प्रॉब्लम रह सकती है। और इसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, ठीक है। और ये एक बहुत ज़्यादा मतलब जो हमने ऊपर डायरिया पढ़े वो इतनी ज़्यादा उसके अंदर सीरियस कंडीशन नहीं होती, जिसके अंदर जितना ऑस्मोटिक डायरिया में ज़्यादा इसके अंदर सीरियस कंडीशन होती है। बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें बच्चा डेथ तक पहुंच जाता है।
इस कंडीशन में हाइपरनेट्रेमिया भी हो सकता है, ठीक है। हाइपरनेट्रेमिया आपको समझ आ जाएगा जब आप मेरा इलेक्ट्रोलाइट्स का चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है। हाई ऑस्मोलर सॉल्यूशन लाइक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक और ओरल रिहाइड्रेशन विद शुगर कंटेंट है वो भी ऑस्मेटिक डायरिया कर सकता है। ओके, अब हम आगे देख लेते हैं कि बॉडी में क्या क्या इसके अंदर डिस्टर्बेंस हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से रिडक्शन एंड श्रिंकेज हो जाती है इन अ वॉल्यूम ऑफ ECF, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में। ओके, ठीक है। और इसके अंदर जो सोडियम है, सोडियम भी इसके अंदर लॉस्ट हो जाता है, ठीक है, स्टूल के साथ साथ। देखो, जो स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो नॉर्मल किस तरीके से रहती है, वाटर एंड फैट से रहती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, आपकी जो क्या होगा, डिहाइड्रेशन से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें श्रिंकेज आएगी, और उसमें डिहाइड्रेशन क्या करेगा, इम्पेयर्ड ऑफ द स्किन इलास्टिसिटी, मतलब स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको इम्पेयर्ड कर देगा। इसके अलावा जो ब्लड वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और इसमें जो पल्स है, मतलब दिल की धड़कनें हैं, वो भी कम होने लगेंगी, और ब्लड प्रेशर भी इसमें कम होने लगेगा, ठीक है। और इसमें जो स्टूल इन डायरिया, जो मतलब डायरिया में जो स्टूल पास आउट होता है उसमें अमाउंट ऑफ पोटेशियम वो भी ज़्यादा होता है, हमारी बॉडी से पोटेशियम भी निकल जाता है। अब देखते हैं, जो बाइकार्बोनेट भी हमारी बॉडी से डायरिया के ज़रिए वो बाहर आ जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अगर 12 से ज़्यादा अगर हमारी बॉडी से ये बाहर आ जाए तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो मतलब सांस लेने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इनके बारे में जो इसमें पोटेशियम, बाइकार्बोनेट और सोडियम वगैरह है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा है तो ये आपको और भी अच्छी तरीके से ये समझ आ जाएगा चैप्टर। नाउ अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जैसे कि आपको पता है कि डायरिया में सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी से क्या निकल रहा है, हमारी बॉडी से निकल रहा है इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स निकल रहा है, हमारी बॉडी से वाटर ख़त्म हो रहा है, तो हमें क्या करना है, बच्चे की और या ही बड़े की बॉडी में, चाहे एडल्ट हो या बच्चा हो, दोनों की बॉडी में हमें इलेक्ट्रोलाइट्स और जो हमारा वाटर है वो हमें बैलेंस करना है हमारी बॉडी में। ओके, और चलो देखते हैं। जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि जो बच्चा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी दें जितना हो सके, ठीक है। टेक ऑरली, ठीक है, विदाउट वॉमिटिंग, अगर उसे वॉमिटिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा आप उसको बच्चे को कोकोनट वाटर दे सकते हैं, बटर मिल्क दे सकते हैं, राइस कंजी विद सॉल्ट दे सकते हैं, और लेमन शुगर सॉल्ट बेवरेज दे सकते हैं, मतलब वही शिकंजी दे सकते हैं। ओके, लाइट टी दे सकते हैं उसे। लेकिन बच्चा अगर छोटा है तो बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी, बच्चा बड़ा है या कोई एडल्ट है उसकी डाइट में भी यही सब चीज़ें जाती हैं। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हम इसको अनलिमिटेड क्वांटिटी में भी दे सकते हैं, हाँ, टी स्पून से भी दे सकते हैं, या हम इसमें स्मॉल ड्रिप भी बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा किस तरीके की डाइट इसके अंदर जाती है। अब जैसे कि यहाँ पे कोकोनट वाटर है, आपको पता होगा कोकोनट वाटर हाई इन इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जो कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करता है। अब हम बात कर लेते हैं होममेड थेरेपी की, ठीक है। अब देखिए आप, ये बहुत इजी है। ORS का घोल आपने सुना होगा, जो कि बच्चों को देना चाहिए जब उनको डायरिया या वॉमिटिंग हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना है, 1 ग्लास पानी में, मतलब बॉइल्ड वाटर होना चाहिए, और मतलब गर्म नहीं होना चाहिए, उसको कूल डाउन करके वाटर में 1 पिंच आप सॉल्ट डालें एंड 1 टीस्पून इसमें आप शुगर डालनी है, और आपका ORS का घोल तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये एक होममेड थेरेपी है जिसकी मदद से आप जो हमारी बच्चे की बॉडी में पानी की कमी हो रही है उसको पूरी करने में मदद करेगा, और हम डायरिया को क्योर करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है, जो 1 साल का बच्चा है इन्फेंट, उसको कितना चाहिए, अबाउट 1000 मिलीलीटर ORS इन 24 घंटे में उसको देना चाहिए, ठीक है। 1000 मिलीलीटर जो ORS है वो एक 1 ईयर ओल्ड इन्फेंट को 24 घंटे में देना चाहिए।
और अगर बच्चे को आप डाइट दे रहे हैं, डाइट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल। डाइट इस तरीके की हो जो कि इजीली डाइजेस्टेबल हो और न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड हो, ठीक है। ना बात करते हैं इन्फेंट्स की। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो खा नहीं पाते, उनके लिए क्या किया जाए, ठीक है। जो इन्फेंट होते हैं शुड कंटिन्यू बी टू बी ब्रेस्ट फीड। अगर माँ उनको दूध पिला रही है तो कंटिन्यू उनको दूध ही पिलाती रहे, वो डायरिया में हेल्प करेगा। वो कैसे? ब्रेस्ट मिल्क में एक ऐसे प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको मतलब स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसकी मदद से जो वायरल इन्फेक्शन जो होगा बॉडी में वो क्योर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका बच्चा छोटा है, आप ब्रेस्ट मिल्क पर हैं, तो आप अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट मिल्क दे सकती हैं। ब्रेस्ट मिल्क हेल्प करेगा इन्फेंट को रिकवर करने में, जो कि डायरिया अगर उसे हुआ है तो उसको रिकवर करने में हेल्प करता है ब्रेस्ट मिल्क, ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा और बेबी को अगर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रही है तो उसको रिहाइड्रेटिंग करने में ये हेल्प करेगा, ठीक है। और ये इन्फेक्शन से भी बच्चे को दूर रखेगा क्योंकि इसके पास प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा अगर बच्चा बाहर का दूध ले रहा है तो आपको क्या करना है, मिल्क में अगर जैसे आपने 1 ग्लास मिल्क लिया, इतना ही आपको 1 ग्लास पानी लेके उसके अंदर आपको इसे मिक्स करना है और फिर उसके अंदर आपको ORS मिक्स करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड फीड अलॉन्ग विद ORS टिल द डायरिया स्टॉप। जब तक डायरिया ख़त्म नहीं हो जाता तो आपको यही कंटिन्यू करना है, मिल्क में पानी मिला के उतना ही ORS का घोल मिलाकर आपको देना है, ठीक है। और फर्मेंटेटेड मिल्क भी दे सकते हैं। फर्मेंटेटेड मिल्क होता है छाछ को बोलते हैं, ठीक है। बटर मिल्क जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ओके। बटर मिल्क में होता है स्ट्रेप्टोकोकस हेमोफिलस एंड लैक्टोबैसिलियस होता है इसके अंदर, जो कि हमारे जो स्टमक है उसको उसके अंदर इसको गुड बैक्टीरिया मतलब प्रोवाइड करता है, जिससे जो डायरिया है उसमें उसको क्योर करने में हेल्प करता है। अब देख लेते हैं इसकी डाइटरी गाइडलाइंस क्या है, ठीक है। राइस बेस्ड सॉल्यूशन इसके अंदर हम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था वो कंजी जिसे बोलते हैं, ठीक है। आप वो बच्चे को वो दे सकते हो, बॉइल्ड पोटैटो दे सकते हो, मिलेट्स दे सकते हो, मेज़ इसके अंदर आप दे सकते हो, और जो सीरियल्स फ्लावर्स हैं वो भी आप इसके अंदर दे सकते हो, ठीक है। ये बच्चे का मतलब जो स्टूल वॉल्यूम है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो ओल्डर इन्फेंट्स हैं उनको आपको क्या देना है। मेस्ड पोटैटो आप दे सकते हो, मतलब जो बनाना है उसको कुचल के आप दे सकते हो, जो कि आपके बच्चे के डायरिया के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जो शुगरी मतलब बाहर के जो जूसेस वगैरह होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, फ्रूट जूसेस, ये और टी, इसके अंदर आपको अवॉइड करना है। देखो, टी आप दे सकते हो बिल्कुल, मतलब जैसे अगर 1 ग्लास में आपको सिर्फ 2-3 दाने डाल के आप टी दे सकते हो, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि अवॉइड करना, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बॉडी में करती है टी। और अगर बच्चा सॉलिड फूड पर है तो जितनी जल्दी हो सके आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड देना शुरू कर दीजिए। ओके, डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ अ क्रोनिक डायरिया, ठीक है। क्रोनिक डायरिया के बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए 3 तरीके की डाइट है। अब देखते हैं डाइट ए, लेवल 1 डाइट में क्या होता है। इसमें आपको लो मिल्क 50 ml पर केजी पर डे आपको देना है। कर्ड राइस दे सकते हैं, या इसके अलावा आप सूजी विद मिल्क भी इसमें दे सकते हैं। ओके, नाउ डाइट बी में और लेवल 2, ठीक है। इसमें आपको मिल्क फ्री डाइट देनी है, जैसे कि जो कि मतलब जो लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं उनमें आपको मिल्क फ्री डाइट देनी है। उसमें आप सीरियल पल्सेस आप मिक्स करके उसमें दे सकते हैं, ठीक है। नाउ डाइट सी में देखते हैं, लेवल 3 डाइट है जिसमें लैक्टोज और सुक्रोज, ठीक है। स्टार्च फ्री डाइट देनी है, ठीक है। इसमें आप सोया बेस्ड और चिकन बेस्ड एंड एग इसके अंदर दे सकते हैं। ना इसके अलावा यूज़ क्लीन यूटेंसिल्स, मतलब साफ़ बर्तन आप यूज़ करें। कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीड पर हैं तो ब्रेस्ट फीड आप कंटिन्यू करें, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड यूज़ करें, मतलब हाथ के हाथ जो बना हुआ फूड है उसको यूज़ करें। खाने से पहले या खाना बनाने से पहले, खाना पकड़ने से पहले आप हाथ को साबुन से ज़रूर धोएं। और इसके अलावा विटामिन ए,
फॉलिक एसिड एंड जिंक सप्लीमेंटेशन आर ऑल्सो बेनिफिशियल। इसमें क्या होता है, विटामिन ए और फॉलिक एसिड जिंक का सप्लीमेंट आपको ज़रूर देना है। ओके, जिंक ट्रीटमेंट में क्या होता है, जिंक ट्रीटमेंट डायरिया और मतलब रिड्यूस कर देता है, मतलब डेथ के चांसेस इसमें रिड्यूस कर देता है। ओके, नाउ टॉक अबाउट द डायरिया इन एडल्ट्स। अब देखो जो इसके अंदर क्रोनिक डायरिया है, क्रोनिक डायरिया के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरीके से दिए जाएंगे, आउटसाइड द इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं, ठीक है, पेरेंटरली, ठीक है, और दूसरा है एंट्रली, ठीक है। अब देखो जो पेरेंटरली है वो क्या है, आउटसाइड द इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो न्यूट्रिशन इसमें दिया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा, तो या तो आउटसाइड द इंटेस्टाइन किया जाएगा या तो इज़ यूज टू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, मतलब या तो थ्रू द वेन्स दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है पेरेंटल मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिशन इनटू द बॉडी थ्रू द वेन्स के द्वारा दिया जाने वाला न्यूट्रिशन, ठीक है, जिसको पेरेंट्रल बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपको जैसे ड्रिप चढ़ती है उसके द्वारा दिया जाएगा, यहाँ पे सीधा डायरेक्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में आपका ये फूड डाला जाएगा, ठीक है। देखिए जो ड्यूरिंग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होती है ना, मतलब जो पेट में ब्लीडिंग हो रही है उसमें आयरन भी लॉस होगा, ठीक है, इनफ, तो उसमें एनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अब जो डायरिया है वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी होता है, तो यहाँ पे बताया गया है ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी म्यूकोजल चेंज, मतलब स्टमक की एक लेयर होती है उसके अंदर चेंज आ जाता है, ठीक है, सच एज डिक्रीज वेलाई हाइट, है ना। अब वेलाइज होती हैं इस तरीके से, एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है, इंटेस्टाइन में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसको वेलाई बोलते हैं। उनकी हाइट कम हो जाती है, डिक्रीज हाइट एंड रिड्यूस सिक्रेशन, ठीक है, उनका सिक्रेशन भी कम हो जाता है, और फिर उससे क्या होता है, हमारा माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है, मतलब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने कम हो जाते हैं, ठीक है। नाउ बात कर लेते हैं अब इसकी डाइट की। नॉर्मल अमाउंट इसके अंदर हम फाइबर देंगे तो वो हमारी बॉडी को हेल्प करेगा म्यूकोजल फंक्शन को नॉर्मल करने में, और इंक्रीज इलेक्ट्रोलाइट्स को बढ़ाना होगा। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी में, और इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कितने महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो वाटर एब्जॉर्प्शन है अच्छा होगा एंड इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ द स्टूल, ठीक है। अब इसके अलावा आ जाती है बात प्रोबायोटिक्स की, ठीक है। प्रोबायोटिक्स भी क्लिनिकली सेफ़ हैं और इसे इन्फेंट्स भी टॉलरेट कर सकते हैं और यंग चिल्ड्रन भी इसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो डायरिया का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं ख़त्म होता है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत ऐसे ही बता देती हूँ, जो इसमें जो एडल्ट की डाइट है उसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाना है, इसमें आपको इसके अलावा वाटर बढ़ाना है, इसमें आप बनाना और गुआवा ये सब आप इसमें दे सकते हैं, और इसमें जो बच्चे की डाइट है वही इसके अंदर बड़ों की डाइट भी चलेगी, ठीक है। और प्रोबायोटिक्स भी इसमें हेल्प करते हैं। तो डायरिया का चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे GERD।